Hello, literature lovers. Welcome to Literate Club. Hope you all are doing great. And today we are going to discuss Ode to the West Wind by P.B. Shelley. ये आपके सिलेबस में भी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन में देखते हैं पोएम का नाम ओड टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शैली और ये पोएम लिखा गया है 1819 में और पब्लिश हुआ है 1820 में. फॉर्म इसका पिंडारी कोड है. पिंडारी कोड के साथ साथ अगर इसके स्टेंजा फॉर्म की बात करें तो इसमें 5 कैंटोस हैं और हर एक कैंटोस 14 लाइन्स है और ये टेरेजा रीमा में लिखा हुआ है. टेरेजा रीमा बेसिकली 3-3 लाइन की डिवीजन होता है. लाइक वैसे तो सोनेट में क्या होता है, क्वार्टरेंस होते हैं या ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये 3-3 लाइन का डिवीजन है. तो 3 4 जा 12 प्लस 2. यहाँ पे डिवीजन देख लो, ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी, ई ई. राइम स्कीम की बात करें तो ये टेरेजा रीमा में है और कंक्लूडिंग जो राइम्ड कपलेट है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो. नाउ मोस्टली ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और इसकी सेटिंग की अगर हम बात करें, ऑटम सीजन की सेटिंग है और शैली जो है कि वो उस समय फ्लोरेंस इटली में रह रहे होते हैं, वहां पे वो वेस्ट विंड को देख के उससे इंस्पायर होते हैं लिखने के लिए. ना अगर इसकी बैकग्राउंड की बात करें कि फ्लोरेंस में 1819 में वो जो लिख रहे होते हैं, बैकग्राउंड क्या है उसका, क्या क्या चीजें जो है कि उनको इंस्पायर कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है लिखने के लिए. तो सबसे पहली जो बात थी वो थी शैली के सन जो विलियम है उसकी डेथ हो जाती है. दूसरा, पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता है इंग्लैंड में पोस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद. हाँ, तीसरा है सैलीज ओन डिसइल्यूजनमेंट विद फेल्ड रिवॉल्यूशंस. ओके, तो शैली का ये जो कॉन्सेप्ट रहा है, फिलॉसफी रहा है उनकी, बहुत सी पोएट्रीज में आपको देखने को मिलेगा ये कि वो पोएट्री या आर्ट से सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहते हैं. वो पोएट्री के थ्रू ही वो इमॉर्टल होना चाहते हैं. तो ये कहीं ना कहीं इस चीज में वो फेल हो रहे हैं. तो ये उनका एक डिसइल्यूजनमेंट था. ये सब चीजें मिलके ही ये पोएट्री को इंस्पायर करते हैं लिखने के लिए ओड टू द वेस्ट विंड. अब इसमें रिफ्लेक्ट रोमांटिक आइडियल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, लाइक इमोशंस, नेचर, इंडिविजुअलिज्म, इमेजिनेशन. ये सभी चीजें आपको जो कि रोमांटिक एज का कह लो कि कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है, वो सभी चीजें आपको इस पोएट्री में देखने को मिलती हैं. स्ट्रक्चर की ओवरव्यू की बात करें तो अगर हम इसकी पोएट्री की बात करें तो हर एक कैंटो जो है, ईच कैंटो फोकसेस ऑन अ डिफरेंट एलिमेंट और थीम. तो हर एक कैंटो किसी डिफरेंट एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की अगर हम बात करें तो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, फायर हो सकता है, अर्थ हो सकता है. तो वो एलिमेंट या थीम के ऊपर है, प्रोग्रेसिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नेचुरल वर्ल्ड टू द पोइट्स इनर वर्ल्ड. तो ये स्टार्ट होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड से और हम धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ पोएट्री के एंड तक हम पोएट के इनर वर्ल्ड, जो पोएट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां तक पहुंचते हैं. लाइक इन द वेरी फर्स्ट कैंटो जो कि 14 लाइन का है, जिसमें हम डेड लीव्स, कहीं ना कहीं अर्थ की बात कर रहे हैं, जो एलिमेंट है. यहाँ पे क्या है, वेस्ट विंड ड्राइव्स डेड लीव्स लाइक अ पेस्टिलेंस स्ट्रक इन मल्टीट्यूड्स. लाइक जैसे होता है ना, बीमार लोगों का बहुत ढेर सारा भीड़ जा रहा है, वैसा ही कुछ डेड लीव्स हैं जिसको वेस्ट विंड जो है कि अपने तरीके से उड़ा के बहा के लेकर जा रही है. विंड इज पर्सोनिफाइड एंड हेल्ड एज ए स्पिरिचुअल फोर्स. तो विंड को इसमें पर्सोनिफाई किया गया है और उसको एक स्पिरिचुअल फोर्स के रूप में दिखाया गया है. सिंबलिज्म की बात करें तो इसमें डेथ, डीके, प्रिपरेशन फॉर रिन्यूअल, इन सभी चीजों की बात हो रही है. डेथ की, डीके की. एक्चुअली वेस्ट विंड जो होता है वो ऑटम लेकर आता है, ऑटम सीजन आता है, जो कि एक तरीके से पूरी तरीके से सिंबल है डेथ का. उसमें हर एक चीज, हर हर चीज स्नो से ढक जाती है, पेड़ पे पत्तियां नहीं होती हैं. तो दैट इज ये फर्स्ट कैंटो में हम देखते हैं. नाउ द सेकंड कैंटो इज अबाउट एयर या क्लाउड्स हैं उसमें, जिसमें वो क्लाउड या स्टॉर्म वाले जो क्लाउड्स हैं उनको कैसे कंपेयर कर रहे हैं, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग उनको कह रहे हैं. हाँ, स्काई इज कंपेयर्ड टू अ डाइंग हर्ट, emphasizes the destructive yet purifying power of the wind. ठीक है कि विंड जो है डिस्ट्रक्टिव तो है, लेकिन साथ में वो चीजों को प्यूरिफाई भी कर रहा है, धूल मिट्टी हर एक चीज हटा दे रहा है, ऐसा कुछ. ठीक है, फिर थर्ड कैंटो में हम सी, मेडिटेरियन सी की बात कर रहे हैं कि वेस्ट विंड जो है उसके जो वेव्स हैं उनको भी ऊपर नीचे कर रहा है बहुत ज्यादा. और वेस्ट विंड सीवीड्स, जो भी समुद्री घास वगैरह है, उन सभी को भी अपने साथ उसमें भी एक चेंज ला रहा है. तो ये ब्लेंड कर रहा है विंड के पावर के साथ. हाँ, तो यहाँ तीनों में सजेस्टिंग द अनसीन बट पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन ऑल लाइफ. तो हर एक लाइफ पे कहीं ना कहीं इस नेचर के इस अनसीन, ना विंड को तो हम देख नहीं सकते हैं, तो वो एक अनसीन पावर है जो कि हर एक चीज में एक चेंज ला रहा है, एक डिस्ट्रक्शन ला रहा है और एक कह लो कि रिन्यूअल की भी बात होगी आगे. नाउ फोर्थ कैंटो में हम देखते हैं पोएट्स अपील. पोएट्स का अपील है, पोएट का अपील क्या है. तो पोएट सिंपली सेली डायरेक्टली एड्रेस द विंड, विंड को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं. अर्न्स टू लिफ्ट लाइक अ लीफ क्लाउड बाय द विंड. ठीक है, और वो चाहते हैं कि लिफ्ट, जो विंड है वो उनको लीफ की तरह, क्लाउड की तरह वो भी उनको बहा के लेकर जाए. वो भी चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल सफरिंग की बात कर रहे हैं कि वो लाइफ से बहुत ज्यादा, कह लो कि लाइफ में बहुत ज्यादा वो सफर कर रहे हैं. वो भी चाहते हैं कि वेस्ट विंड जैसे इन चीजों को बहा के लेकर जा रही है,
वैसे इसको भी बहाए, बिकॉज कि आई फेल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ एंड आई ब्लीड, कि मैं भी जिंदगी की चीजों से बहुत परेशान हूँ और मैं कह लो कि ब्लीड कर रहा हूँ, इस काइंड ऑफ पेन। ओके, तो वो चाहते हैं कि विंड इसको भी एक स्पिरिचुअल वे में अपलिफ्ट करे पोएट को। फिफ्थ कैंटो में प्रेयर फॉर प्रोफेटिक पावर। अब ये फिफ्थ कैंटो जो कि लास्ट कैंटो है, इसमें वो एक प्रोफेट के तौर पे विंड को देखते हैं कि उसके पास एक ऐसी पावर है जो कि फ्यूचर को कुछ अच्छा कर सकता है। लाइक पोएट प्लीड्स टू बी मेड अ लायर फॉर द विंड। विंड के लिए वो एक लायर बनना चाहता है। लायर एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो कहीं ना कहीं विंड के एक प्रोफेट के रूप में बनना चाहते हैं कि वो उनकी पोएट्री को थ्रू आउट द वर्ल्ड सुना जा सके, पढ़ा जा सके। विशेस दैट हिज थॉट डेड लीव्स टू बी स्कैटर्ड बाय द विंड, कि विंड जो है उनके डेड लीव्स, उनके थॉट्स जो हैं जिसको कोई नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि वो एक सपने के साथ आते हैं पोएट्री लिखने के लिए। वो जो भी वर्क लिखता है, शैली लिखते हैं, बेसिकली उनका था कि वो रिवोल्यूशनलाइज करेंगे, एक रिवोल्यूशन लाएंगे, हाँ चेंज लाएंगे, बट वो चेंज ला नहीं पाते, तो उनके जो थॉट्स हैं वो डेड हैं। ओके, तो वो चाह रहे हैं कि ये विंड जो है कि उनकी डेड थॉट्स को, लाइक लीव्स को स्कैटर कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, वैसे अ, इनके वर्ड्स को भी वो स्कैटर करे। नाउ इसी इसी होप के साथ वो लास्ट में लिखते हैं कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये अभी हाल ही में आरपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी पूछा गया है, और ये काफी होपफुल और पॉजिटिव लाइन है कि अगर अंधेरा होता है तो दिन भी होगा। अगर विंटर आएगा तो स्प्रिंग भी आएगा। इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। नाउ अगर इसमें सेंट्रल सिंबल की बात करें वेस्ट विंड में, तो डिस्क्राइब वाइल्ड, टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड। विंड जो है वो बहुत ही वाइल्ड है, वो टेमलेस है, वो स्विफ्ट भी है, वो प्राउड भी है। रिप्रेजेंट द पावर ऑफ नेचर। नेचर की पावर को दिखाया जा रहा है कि वो चेंज, डिस्ट्रक्शन, रिन्यूअल सभी कुछ चीजें ला सकती है। हाँ, वो सर्व करती है। वेस्ट विंड जो है कि दोनों तरीके से सर्व करता है, लाइक अ डिस्ट्रॉयर एंड अ प्रिजर्वर। हाँ, थीम्स की अगर हम बात करें इसमें, तो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन पहला थीम देखने को मिलता है कि विंड का डुअल रोल है, डिस्ट्रॉयर भी है, वो प्रिजर्वर भी है। डेथ, ऑटम और विंटर की बात है। उसके बाद रीबर्थ होता है, स्प्रिंग, जो कि लास्ट लाइन में इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड में बताया गया। रिफ्लेक्ट सैलिस बिलीव्स इन रिवोल्यूशनरी चेंज, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल एंड पोएटिक। मॉर्टैलिटी और सफरिंग की भी बात है कि पर्सनल ग्रीफ, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को भी खोया है। सेली मॉन्स लॉस्ट यूथ, पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट एंड पर्सनल पेन। तो सेली इन सभी चीज को मॉर्न भी कर रहा है। साथ में यूजेस नेचर एज अ मेटाफर फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस। नेचर को एज अ मेटाफर यूज कर रहे हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए, कि अलग अलग एक्सपीरियंसेस वो लाइफ में मिलता है। लाइक कभी स्प्रिंग आता है लाइफ में, कभी विंटर आएगा, कभी ऑटम आएगा, तो वैसे वो इस चीज को ऐसे देखते हैं। नाउ आर्ट एंड इंस्पिरेशन, एक ये भी थीम है कि पोएट वांट्स टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द विंड। हाँ, कहता है ना मेक मी लाइक लायर। तो वो विंड का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं, ताकि वो, उसका डिजायर है इंस्पायर चेंज थ्रू पोएट्री, पोएट्री से वो चेंज ला सके सोसाइटी में। बिलीव्स इन पोएट्स रोल एज अ प्रोफेट और विजनरी, कि वो उनको लगता है कि पोएट जो है कि एक प्रोफेट होता है, एक विजनरी होता है, जो कि सोसाइटी को एक कुछ नया दे कर जाता है। तो इसलिए उनको लगता है कि आर्ट और इंस्पिरेशन का भी काम करता है। नाउ नेचर का पावर भी है एक थीम। नेचर इज नॉट काम और एडिलिक बट वाइल्ड, फोर्सफुल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। तो नेचर हमेशा काम और पीसफुल नहीं रहता है, वो कभी कभी वाइल्ड, फोर्सफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव भी होता है। सेली स्पिरिचुअलाइजेस वेस्ट विंड एज अ डिवाइन फोर्स ऑफ क्रिएटिव एंड रिवोल्यूशन। तो क्रिएटिविटी और रिवोल्यूशन का कह लो कि एक डिवाइन फोर्स है वो वेस्ट विंड, ऐसा वो बताते हैं। नाउ कुछ लिटरेरी डिवाइसेस लाइंस में देख लेते हैं। लाइक जो पहली लाइन है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, जिसमें वो डायरेक्ट उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, तो वो एपोस्ट्रॉफी हो जाता है, चाहे वो डेड पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, एनिमल हो, कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसको हम एड्रेस करते हैं, दैट इज एपोस्ट्रॉफी। फिर दाउ हु डिडस्ट वेक फ्रॉम हिज समर स्ट्रीम। तो यहाँ पे दाऊ जो है वो विंड के लिए यूज हुआ है, तो पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। ईच लाइक अ क्रॉप विद इन इट्स ग्रेव, लाइक सच एज, ये आ ही जाएगा तो सिमली है। मेक मी दाई लायर, अपना लायर बनाने की बात कर रहा है, तो वहां पे वो मेटाफर है। वाइल्ड वेस्ट विंड, ये एलिट्रेशन है। थ्रू आउट द पोएम हमें क्या देखने को मिलता है? इंजैपमेंट। इंजैपमेंट क्या होता है कि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, एक ही थॉट जो है कि थ्रू आउट द पोएम हमको देखने को मिलता है, तो इससे इमोशनल कंटिन्यूटी बनी रहती है। हाँ, फिर ऑक्सीमोरोन या पैराडॉक्स यहाँ पे है। हाँ, ऑक्सीमोरोन तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पैराडॉक्स ज्यादा ठीक है। हाँ, कि ऑक्सीमोरोन में अगर यहाँ पे एंड नहीं रहता, तो डिस्ट्रॉयड प्रिजर्वर जब हम बोलते तब वो ऑक्सीमोरोन हो जाता, तो हम इसको पैराडॉक्स मान के चलेंगे। नेक्स्ट कुछ फेमस कोटेशंस देख लेते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, द ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बिगिन। सो तुम्हारी जो ये हवा है, तुम जो सांस ले रहे हो, या जो तुम वेस्ट विंड हो, तुम्हारे आने से ही ऑटम
शुरू हो जाता है, मतलब पतझड़ का मौसम जो है कि वो स्टार्ट हो जाता है, और उसको ही वो आप डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर बोल रहे हो, विंड को ही, वेस्ट विंड को, क्योंकि वो एक तरफ तो डेड लीव्स को उड़ा के लेकर जा रहा है, साथ में वो सीड्स को भी लेकर जा रहा है। सीड्स इज द सिंबल ऑफ रीबर्थ, वहीं डेड लीव्स जो सिंबल है वो डेथ के हैं। आई फेल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, ठीक है, ये भी एक पर्सनल सफरिंग की बात कर रहे हैं कि मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, द पोएट एज अ मीडियम ऑफ विंड। सो अब वो क्या कर रहा है कि आर्ट को एज अ मीडियम बना रहा है, सोच रहा है कि आर्ट से ही वो पूरे वर्ल्ड में एक चेंज ला सकता है, और इसलिए वो विंड का लायर बनना चाहता है, विंड का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता है, बाय विच he can spread philosophy throughout the world. If winter comes, can spring be far behind? सबसे होपफुल एंडिंग लाइन की रिवर्थ, ठीक है, डीके डीके के बाद एक रिवर्थ की बात है, एक होप की बात है। सो अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस लाइन रही है। नाउ अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच पोएटिक फॉर्म डज सेली एम्प्लॉय इन ओड टू द वेस्ट विंड? ओड टू वेस्ट विंड में कौन सा उन्होंने फॉर्म एम्प्लॉय किया है? तो सबसे पहले कि वो टेरेजा रीमा में लिख रहे होते हैं उसको, स्पेंसर स्टेंजा नहीं यूज कर रहे हैं, फ्री वर्स नहीं यूज कर रहे हैं, वो टेरेजा रीमा यूज कर रहे हैं। हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन ओड टू द वेस्ट विंड? ओड टू द वेस्ट विंड में हमने देखा 5 कैंटोज हैं। हर एक कैंटोज कितनी लाइन्स की है? 14 लाइन्स की है। ओके, सो व्हाट इज द वेस्ट विंड डिस्क्राइब्ड एज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम? पहली लाइन में पोएम के हम वेस्ट विंड को कैसे देख रहे हैं? तो एज अ डिस्ट्रॉयर देख रहे हैं, वाइल्ड स्पिरिट देख रहे हैं, ब्रीद ऑफ ऑटम देख रहे हैं, या दर्ज ऑफ द डाइंग ईयर? कैसे हम देख रहे हैं इसको? तो हम सिंपली उसको एक वाइल्ड स्पिरिट, ओ वाइल्ड विंड बोल रहे हैं ना, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो हम उसको एक वाइल्ड स्पिरिट के तौर पे देख रहे हैं। Which of the following best expresses the dual nature of west wind in the poem? Dual nature मतलब वो दो काम कर रहा है, तो वो डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है। What does the poet compare the dead leaves to the first to in the first canto? First canto में वो dead leaves को किससे कंपेयर कर रहा है? तो पेस्टिलेंस स्ट्राइक इन मल्टीट्यूड्स, तो एक डेथ से रिलेटेड, मतलब कि कह लो कि बीमारियों से रिलेटेड लोग बहुत ज्यादा मल्टीट्यूड में जा रहे हैं, वैसे जैसे बीमार लोग जा रहे हैं वैसा ही कुछ वो डेड लिफ्ट को वैसे कंपेयर कर रहा है। आज के समय में आप उसको जॉम्बी से कंपेयर कर सकते हो कि जॉम्बीज एक साथ भीड़ में जा रहे हैं, वैसा ही कुछ डेड लिफ्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन इज द ओड टू द वेस्ट विंड सेट? ओड टू वेस्ट विंड किस सीजन में सेट है? बेसिकली ये ऑटम सीजन की बात है। नेक्स्ट है, सेलीज ओड टू द वेस्ट विंड वाज रिटन इन विच ईयर? किस ईयर में लिखा है? तो 1819 में लिखा है, और 1820 में वो पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चैरियट्स टू देयर डार्क विंट्री बेड रिफर्स टू? सीड्स के लिए बोल रहा है कि अपने वो होता है ना सीड्स अपने अंदर, मतलब एक सेल के अंदर और पड़े हुए हैं, और जैसे ही स्प्रिंग आता है तो वो उसमें से निकलने लगते हैं, तो वो सीड्स के लिए यूज हुआ है। विच क्लासिकल एलिमेंट इज नॉट एड्रेस डायरेक्टली इन द पोएम? कौन से क्लासिकल एलिमेंट को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया गया? तो एयर को किया गया है, अर्थ को भी किया गया है, वाटर को भी किया गया है, फायर को नहीं किया गया, तो दिस इज द राइट आंसर। द फ्रेज टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड रिफर्स टू, ठीक है, कि फ्रेज में टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड रिफर्स टू किसको कह रहा है? तो वो वेस्ट विंड को हम रिफर कर रहे हैं ना। Which of these mythological references is not found in the poem? कौन सा इसमें से mythological reference पोएम में नहीं है? तो वो है अपोलो। अपोलो की बात नहीं है, बाकी सभी का जिक्र है इस पोएम में। What image is used to describe the clouds driven by the west wind? तो उनको हम angels of rain and lightning कहते हैं। What natural phenomenon is symbolized by locks of the approaching storm? लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, ये कौन सा फिनोमिना को, नेचुरल फिनोमिना को सिंबलाइज कर रहा है? तो ये बेसिकली क्लाउड्स की बात कर रहा है ना, उनको। विच लाइन एक्सप्रेस द पोएट्स yearning टू बी यूनाइटेड विद द वेस्टलैंड? सिंपली मेक मी दाई लायर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द पोएट्स टोन इन द फाइनल स्टेंजा कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? तो लास्ट लाइन में बोलते हैं ना वो, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो उसमें वो कैसा है? वो तो डेस्परेट तो है, साथ में होपफुल भी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पोएटिक डिवाइस इज प्रोमिनेंट इन ओ हियर? तो ओ आया है तो कहीं ना कहीं हम किसी को एड्रेस करने के लिए ऐसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये एपिस्ट्रोफी है। द वेस्ट विंड इज कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर एंड द प्रिजर्वर बिकॉज सो इट ब्रिंग्स डेथ एंड रिबर्थ, दोनों चीजें लेकर आ रहा है। द टर्म बाई बे इज रिफर्स टू, दैट इज बे इन इटली, उसको रिफर किया गया है ये। द पोएम एंड्स विद द क्वेश्चन, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी
far behind. यही क्वेश्चन है. What does the poet ask the wind to scatter like the dead leaves? Dead leaves की तरह वो स्कैटर करने की बात कर रहे हैं, तो ये इससे क्या समझ में आ रहा है? बेसिकली ये हिज थॉट्स, ठीक है, कि उनके थॉट्स को डेड लीव्स की तरह स्कैटर किया जाए पूरे वर्ल्ड में. Thou from whose unseen presence the leaves dead are driven contains the example of. Thou word use हुआ है, तो that is for personification, है ना. The lines each like a crops within its grave refers to, ये seeds के लिए refer किया गया है. Question number 23 है, in the second canto what does the west wind move beneath the sea? Atlantic weeds को. What does Sally use to symbolizes latent power and the potential in nature? So that is buried seed. The poem serves as a metaphor for. Poem जो है वो metaphor का काम करता है किसके लिए? Artistic inspiration and regeneration. Poem's structure is composed of. पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरलिंक टेरेसा रिमा है. जैसे हमने बोला था ना, ए बी ए, फिर ये बी जो है दूसरे लाइन में हमको लिखने को मिलता है बी सी बी, फिर ये सी तीसरे स्टेंजा में सी डी सी, फिर ये डी जो है आपको फोर्थ स्टेंजा में डी ई डी, फिर लास्ट में हमें क्या मिलता है, ई ई. तो ये इंटरलिंक्ड टेरेसा रिमा सोनेट्स में देखने को मिलता है हमें ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सैलीज विश रिगार्डिंग हिज डेड थॉट्स सो दैट दे इंस्पायर अदर्स लाइक न्यू लिव्स. तो वो न्यू लिव्स को, जैसे नए लोगों को इंस्पायर करेगा, उनकी पोएट्री जो है वो इंस्पायर करेगी. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ईच कैंटो? तो सभी कैंटो का राइम स्कीम यही है, हमने बात किया ए बी सी डी ई ई. मेक मी दाई लायर implies the poet's wish to be used as an instrument of change. In Canto third, what is described as black rain and fire and hail, storm के लिए बोल रहे हैं, storm आएगा ना उस. Sallies belong to which generation of romantic poets? तो किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं? तो वो सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं. फर्स्ट जनरेशन से कौन कौन बिलोंग करता है? तो ये है वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा. फिर उसके बाद आते हैं एस टी कॉलरिज, इनको भी आप जानते होंगे, लिरिकल बैलेट्स में इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ कुछ अपनी भी पोएट्री लिखी. फिर रॉबर्ट साउदी का भी बात आता है, लेक पोएट्स हैं ये. विलियम ब्लैक का भी कहीं कहीं जिक्र होता है. तो ये लोग हैं फर्स्ट जनरेशन पोएट्स. सेकेंड जनरेशन पोएट्स की अगर हम बात करें, तो एक तो सैली जरूर हो गए, सैली हैं, फिर लॉर्ड बायरन है और जॉन केट्स हैं. ये लोग क्या है, सेकंड जनरेशन. सैली भी है इसमें, पीवी सैली, ये लोग सेकंड जनरेशन है. द इमेजरी इन द पोएम इज प्रीडोमिनेंटली, तो वो नेचुरल और एलिमेंटल इमेजरीज का यूज कर रहे हैं. द पोएट विशेस द वेस्ट विंड टू एक्ट एज अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी. What device is used in yellow and black and pale and hectic red? Polysedaton. ठीक है, उसमें होता क्या है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है पॉलीसेडेटन. इसमें हम क्या करते हैं कि कंजंक्शन जो है कि वो एक ही सेंटेंस में या एक फ्रेज में पूरा वो बार बार रिपीट होता है. लाइक यहाँ पे एंड देखो, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, तो बार बार जब ऐसा कुछ आता है तो उसको हम पॉलीसेडेटन कहते हैं. तो दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज लाइन बेस्ट कैप्चर सैलीज रिवोल्यूशनरी आइडियल्स? Scattered from an unextinguished heart as an spark. Which canto features the image of Mediterranean Sea? तो Mediterranean Sea की जिक्र किस कैंटो में हुआ है? तो वो थर्ड कैंटो में. The trumpet of prophecy suggest. So that is a call to revolution or rebirth. Rebirth या revolution के लिए कॉल करना, यही prophecy की बात है. Sally's west wind can be seen as a symbol of change and transformation. I fail upon the thorns of life and I bleed indicates, ये किस चीज को indicate कर रहा है? तो ये simply personal suffering and vulnerability. The seeds in the poem are the best understood as a symbol of future potential. Next है, how does Sally present the poet's relationship with nature? नेचर के साथ पोएट का कैसा रिलेशनशिप है? तो दैट इज वेरी स्पिरिचुअल एंड यूनिफाइंग. द पोएम एक्सप्रेसेस अ डिजायर फॉर, वो इमॉर्टल होना चाह रहा है थ्रू आर्ट. अपनी पोएट्री से जो है कि पोएट इमॉर्टल होने की बात कर रहा है. व्हाट फॉर्म डज द वेस्ट विंड टेक इन कैंटो सेकंड? कैंटो सेकंड में किस चीज का फॉर्म जो है कि वेस्ट विंड ले रही है? विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फ्रेज ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी? यहाँ पे ये मेटाफर है. Which of these phrases best describes Sally's poetic mission in the poem? So, to act as a voice of revolution and regeneration. Ode to West Wind belongs to which
सब जेनर कौन सा इसमें सब जेनर है? तो इसमें रोमांटिक कोड है। हमने बाद में क्या कि इसमें इमोशनल, पर्सनल, ये सब थॉट्स, नेचर, इमेजिनेशन, ये सभी चीजें आ रही है, तो वो रोमांटिक कोड का पार्ट होता है। विच एलिमेंट कनेक्ट्स द 5 कैंटोस टुगेदर स्ट्रक्चरली? तो ये क्या है? तो ये फिक्स्ड राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा पैटर्न। Sally's view of the poet in this ode is primarily as, तो ये अ प्रोफेट, एक प्रोफेट के तौर पर। द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय सेलिस स्टेन, तो वो कहाँ रहते हैं? तो फ्लोरेंस में रह रहे होते हैं ना उस वक्त। Which of these base defines the central theme of the poem? So the power of nature and the hope of rebirth. This is the main theme or the central theme of the poetry. So thanks for watching. मिलते हैं next video में।